जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई स्वागत है आप सभी का हमारे इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज हम जो है आपका फुल यूथ प्रैक्टिस सेट जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका हम फोर्थ पार्ट यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्द हम इसकी एक कंपाइल करके एक वीडियो भी डालेंगे जब हम ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम जो करा रहे हैं तो आप ये समझिएगा जो अर्थमेटिक का चैप्टर है, ठीक है। अर्थमेटिक में आपका कॉमन ही होता है सब कुछ, ठीक है। चाहे आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो अर्थमेटिक में से कोई आपका मोस्टली क्वेश्चन सारा कॉमन ही होता है। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए नेसेसरी है, चाहे आप केबीसी केबीएस टीजीटी कर रहे हो, चाहे आप केबीएस पीजीटी कर रहे हो, यूपी टीजीटी, या फिर आपका जो भी आप स्टेट का टीजीटी का कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं। तो पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो अभी हम यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कराएंगे उसमें आज हमने आंसर को पहले ही मार्क करा हुआ है। तो आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और उसमें आपके आंसर दे रखे होंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो को पहले पॉज करिएगा, उसको खुद करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आपको अगर नहीं समझ आते तो हमारे सॉल्यूशन जो हम करा रहे हैं उसको आगे प्ले कर देखिएगा। और तो पहले क्वेश्चन को खुद करने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो सके। तो देखिए आज हम अपना पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हमने 41 क्वेश्चन तक कवर किए थे, अभी हम 42 आपका क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं। अच्छा, 42 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कौन दे रखा है, ठीक है, शंकु छिन्नक जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका शंकु छिन्नक बोलते हैं हिंदी में, और ये आपका फ्रस्टम ऑफ कौन। यहाँ पर भैया इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। अगर हम आपको ये हिंदी में ही क्वेश्चन मिल पाया है हमको, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी डालेंगे आपके। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है 337 दे रखा है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, या फिर इन्होंने पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बोला है इसे। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आगे कह रहा है आधार की वर्ग वाली त्रिज्याओं का योग। इसका मतलब क्या है, आधार की वर्ग वाली त्रिज्याओं का योग। हमने आपकी कल की वीडियो ही जो डाली है कर्व सरफेस एरिया वाली, उससे आप जाकर वॉच कर लीजिएगा। आपने नहीं देखी है तो उसमें हमने ये सारा डिटेल से कर्व सरफेस एरिया वाला टॉपिक और उसके फॉर्मूले लिखा रखे हैं। अगर ये हम कहते हैं ऊपर की रेडियस इसकी R1 होती है और नीचे की रेडियस R2 होती है, तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं रेडियस के वर्ग का स्क्वायर का सम है, ठीक है। रेडियस के वर्ग का सम या स्क्वायर का सम है। तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हमको गिवन है फ्रेंड्स। और ये कितना है 154 है। तो यहाँ पर ये चीजें हमको दे रखी थी, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है TS से, ठीक है। तो हमने कल ही आपको बताया ये जो प्रीवियस वीडियो है, तो उसमें क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में भाई क्या होता है, जैसे कि आपका अगर रूम है, अगर रूम का ही टोटल सरफेस एरिया बोल दे तो इसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। अगर कर्व सरफेस एरिया बोलेगा तो आपका रूफ का क्षेत्रफल, रूफ का एरिया और आपका ये फ्लोर का एरिया वो हटा देते हैं यहाँ पर, यानी कि ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल अगर हटा दे तो कर्व सरफेस एरिया, और ये दोनों इंक्लूड कर दे तो टोटल सरफेस एरिया। यानी कर्व सरफेस एरिया में अगर हम ऊपर वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका सर्किल हो जाएगा, तो पाई R1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं, और नीचे वाला ऐड करेंगे तो नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसको जब हम ऐड कर देंगे तो भैया कर्व सरफेस एरिया तो हो जाएगा आपका 337 प्लस पाई, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। आप देखेंगे ऐसे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बचेगा, जो कि हमको भैया गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में 154, बिल्कुल लगा दीजिएगा इसको आप। और 337 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 ही लगा देते हैं, क्योंकि 7 का ये मल्टीपल लग रहा है और ये कट भी जाएगा आसानी से। देखिए 7 2 14 और 7 2 अगेन 14, 337 तो ये आ गया। और 22 का कितना होता है स्क्वायर आपको थोड़े याद होने चाहिए, 484 होता है, ताकि हमें वहां पर मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 7 4 11 का 1 कैरी, 8 3 11 और 12 का 2 और 1 कैरी, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। इतना आपका सेंटीमीटर और स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी फ्लैश हो ही रहा होगा। इजी सा क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है 7 की पावर 5/2 और प्लस 7/9, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो भैया यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू चले जाओ। तो ऑप्शन में ही आप पहला ही ऑप्शन जो देख पा रहे हैं वो 7 की पावर 5/2 और इंटू 7 की पावर 7/9। आपको ये बात पता है कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो देखिए यही तो मिल जाएगा हमें। तो अब 44 क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त में, तो एक वृत्त भैया क्या होता है, तो आप जरा इसको समझना थोड़ा सा। एक वृत्त जैसे कि आप मान लीजिए साइकिल का एक टायर है, उसमें आप क्या करें, उसके टायर के ऊपर टायर रखते रहिए। आप देखेंगे अगर बाद में भी उसे ऑब्जर्व करें तो वो सर्किल ही मिलेगा। तो सर्किल अगर हम देखें, सर्किल की जो सर्कमफेरेंस पर है उस पर बहुत सारे तार से आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। सर्कमफेरेंस को बहुत सारे तार इंक्लूड करके उसकी सर्कमफेरेंस बन सकती है। तो यहाँ पर अगर आप सी ऑप्शन देखें तो बराबर तारों की अनंत संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
देखिएगा 45th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो भाई 45th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये हमसे विच इज रेशनल नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। तो रेशनल नंबर, तो आप अगर इसमें देखें पहला ऑप्शन, आप ऑप्शन से देखना ही पड़ेगा। तो आप अगर पहला ऑप्शन देखें तो ये दे रखा है 4+√5, या आप 4+√5, और ये दे रखा है भैया -4 और ये -√5, ठीक है, ये दे रखा है। आप इस ऑप्शन को जरा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगी। 4+√5 तो ये आ जाएगा, ये -4, ये +√5 हो जाएगा। आप इससे ये कैंसिल आउट कर पाएंगे, 2√5। तो ये तो भैया हो गई आपकी इरेशनल नंबर हो गए। हमसे रेशनल नंबर पूछा है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये √5 क्या होता है, ये तो इरेशनल होता है। अब आप सेकंड ऑप्शन के थ्रू अगर जाएं तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके देखें तो a² - b², यानी कि आपका 4 जा यहाँ ये आपका सॉरी a² - b² नहीं, a - b का होल स्क्वायर, ये 4 - √5 का होल स्क्वायर बनना है। जब आप इसे खोलेंगे तो √5 हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2ab 2 जा 8√5 मिल जाएगा हमको, तो 8√5 की एक टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी रेशनल नंबर नहीं है ना, तो ये तो इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए ये भी हमारा रेशनल नहीं होगा। थर्ड वाला देखें तो भाई यहाँ पर अगर आप देखें, ये तो खुद ही थर्ड वाला ऑप्शन क्या बना रहा है, तो अब थर्ड वाला देखो तो ये 448 + 2√5 ये बना रहा है। यहाँ पर भी √5 कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये भी रेशनल नंबर नहीं हो। फोर्थ वाला देख लो आप, तो फोर्थ वाला ऑप्शन अगर आप जाते हो तो भैया फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 4+√5 और 4+√5 और ये 4 - √5। यहाँ तो a + b - b a² - b² यानी कि 4 जा 16 -5 का √5 का स्क्वायर 5 भी होता है, यानी कि 11 आ जाएगा। 11 आपका रेशनल नंबर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, फोर्थ वाला, ठीक। देखिएगा 46 क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। तो 46 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि एक कथन को सही बनाने के लिए 1, 2, 3 के साथ रिक्त स्थानों पर क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो ये हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम भैया कैसे बनता है, तो आपको पता है हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, ऐसे करके, है ना। तो हिस्टोग्राम में ये क्या बन जाते हैं, ये तो आपके रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। और ये किसको डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये डी वाला आपका आयताकार, और ये आपका क्षेत्र को डिनोट करता है, और ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। इसका जो क्षेत्र है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर लिख देते हैं किसी चीज का, तो यहाँ पर आप ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हिस्टोग्राम आसन का एक सेट है आयताकार, जिसका क्षेत्र के लिए अनुपातिक है, क्या आवृत्तियों के लिए अनुपातिक होता है इसका, ठीक है। ये जो है आवृत्तियों का अनुपात दिखाता है यहाँ पर। अब 47 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। तो भाई 47 हमें क्वेश्चन ये कह रहा है, वस्तु की एक श्रृंखला में यदि हम प्रत्येक वस्तु में से a घटाते हैं और प्रत्येक वस्तु को b से विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई भी है आपका a है, इसमें से a घटा दें और हर किसी को, और b से भैया क्या कर दें, इसे डिवाइड कर दें, ठीक है। a घटा दें और हर किसी एलिमेंट को उसके b से डिवाइड कर दें, तो हमसे जो अंकगणित के माध्य मिलेगा। तो हमको मीन पूछ रहा है, बता दीजिए क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर मीन किसी भी कोई भी सीरीज चल रही है, उसमें से अगर हम कोई भी एलिमेंट घटाते हैं तो मीन भी उसका उतना ही घट जाता है। कोई सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो मीन पर भी वही सेम इफेक्ट आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी ये सीरीज है, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर इसका हम मीन देखें तो क्या हो जाएगा, 3, 2, 5, 4, 9, 5, 14 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखें 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये 3.5 आएगा, तो ये 3.5 आएगा। अब आप सब में से एक घटा दीजिए, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसका मीन निकाल लीजिए, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 10 और डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4, 2 जा 8 हो जाएगा और 4, 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक हमने घटाया था, तो इसका मीन भी एक घट गया। तो जैसा आप इसके साथ सभी सारे एलिमेंट के साथ, अगर किसी सीरीज की सारी एलिमेंट के साथ आप ऐसा ही करते हैं तो उसका मीन पर भी वही इफेक्ट आता है। तो अगर ए से सब्सट्रैक्ट किया था और बी से डिवाइड किया था, तो इसका मीन भी भैया ए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और बी डिवाइड हो जाएगा, यानी मीन भी यही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ये कह रहा है आपका, वो देख लीजिएगा। तो हमसे ये आपका, इसमें हमने ऑप्शन मार्क नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आपका ए से कितना घटा लेते हैं हम इसको, कह रहा है प्रत्येक वस्तु a घटाते हैं, तो a कम हो जाता है ये और b से विभाजित हो जाता है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा 48 का। तो 48 का कौन सा क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर। तो 49 क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा इसको। तो ये हमको ये जो दे रखा है हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये आपके दे रखा है यहाँ पर, जो दे रखा है कि BC पैरेलल दे रखी है आपको भैया RS के, और ये आपका एंगल दे रखा है RAQ,
ठीक है, और ये एंगल दे रखा है एंगल बी ए सी के, ठीक है। तो इसको पहले आप खुद कीजिएगा, उसके बाद हमारा ये देखिएगा कैसे हम ऐसे कर रहे हैं। तो एंगल बी ए सी के इक्वल दे रखा है और एंगल एस ए डी ये भाई साहब इन्होंने दे रखा है 52 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ उन्होंने दे रखा है। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दे के रखा है आपको, देखो ये दे रखा है आपका कोई पी क्यू, कोई लाइन ये है, और यहाँ पर आपका सी बी, ये कोई सी बी है। यहाँ से इसकी बात करें तो ये सी और ये आपका बी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक ये लाइन गई है और इसको बोलते हैं हम, यहाँ से कोई डी पॉइंट है आपका ये, और ये आपका ए पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ से इस लाइन के पैरेलल, इस वाली लाइन के ये लाइन पैरेलल बोली गई है, और यहाँ से बोला गया है ये एस है, और ये आपका एंगल 52 दिस वन, और ये आपका बोला गया है इनने, यहाँ से देखिए ये आपका कौन सा पॉइंट है, आर, ठीक। आर हो गया, ए हो गया, यहाँ से बी सी और ये सब हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या बोला गया, इन्होंने बोला है आर ए क्यू बी ए सी, तो आर ए क्यू और बी और ए और सी कहाँ आ गया हमारा, ये बी ए क्यू सी, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे बराबर बोले गए हैं, ठीक। अब आप जरा देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, हमें यहाँ पर निकालना क्या है। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो निकालना है वो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और x क्या है, ये हमको x बोला गया है। तो देखिएगा जरा इसे, तो ये 52 डिग्री है, हमें ये x की वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे यहाँ से, ये आप बताइए क्रॉस एंगल है, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, एक आंतरकोण शायद बोलते हैं हिंदी में, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी वाले। तो ये 52 डिग्री होगा, तो ये हम वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये 52 हो गए। हिंदी वाले भी देख लीजिए, ये जो आपका क्रॉस एंगल है ना, ये क्रॉस एंगल बराबर होते हैं, ये 52 देन इट विल बी ऑल्सो 52, तो ये 52 है तो ये भी 52 डिग्री होगा। और देखिएगा ये अगर हम कुछ भी मान लें, इसको ए मान ले, मान लीजिए ये वाला एंगल अगर हम ए मान ले, बी ए सी अगर ए मान ले, तो आर ए क्यू भी ए हो जाएगा। तो ये टोटल तो आपका लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है ये, तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है, ठीक है। वृत्त कोण हो जाएगा पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए इसको अगर ए बोल दें, इस एंगल को ए मत बोल लीजिए, एम बोल दीजिए, ठीक है। तो एम बोल दें तो वो भी एम हो जाएगा हमारा। तो देखिए आप m और m ये 2m हो जाएंगे प्लस 52, और ये मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। इसको आप इधर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 52 और 8 60 70 80 128, ये 2m हो जाएगा। 2 से ये काट दीजिए, 2 6 12 2 4 8, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई, यानी ये वाला एंगल 64 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आप देखिएगा जरा, ये एंगल 64 हो गया हमारा, ये 52 है, ये तो ये भी 52 और ये 64। तो आप जरा ये देखिए, ये दोनों लाइन हमको पैरेलल दे रखी है, तो ये वाली लाइन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, ट्रांसवर्सल लाइन वाले। तो आप ये देखिए कि ये वाला एंगल आर ए एंगल आर ए सी, ठीक है, और प्लस आप ये वाला एंगल देखिए बी सी ए, एंगल बी सी ए, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये आपके को इंटीरियर एंगल बोल देते हैं हम इसको, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पूरा नहीं बोलते हम, तो को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इसीलिए हमने कहा ये भाई 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखेंगे बी सी ए और आर ए सी ये आपके को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इनका सम 180 हो जाएगा। मतलब क्या है, अब इसको आप देख लीजिएगा कि ये 52 प्लस 64, तो यहीं से हम आर ए सी की वैल्यू बताइए आप, आर ए सी यानी 52 प्लस ये 64, तो आर ए सी की वैल्यू हो जाएगी 52 प्लस ये 64 और प्लस बी सी ए, तो बी सी ए तो आपका एक्स है ना, तो एक्स ये इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए 60 और 50 आपका हो जाएगा 110, 180 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो दिखाई दे रहा होगा मे भी। तो 180 में से अगर ये सब्सट्रैक्ट कर दे तो 220 और 62 डिग्री आ जाएगा आपका x की वैल्यू। क्या कोई ऑप्शन हमारा ऐसा दे रखा है, ये आपका एक सेकंड 62 नहीं 64 होगा, कुछ हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर, शायद देख लीजिए एक बार, ये 4 और 2 6 होगा, ये आपका 116 होगा ये आपका। तो आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये 20 और 60 64 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका 64, इस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 64 डिग्री हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो एंगल था आपका, आपने देखा एस ए डी इन्होंने गिवन था 52 है, तो आपने देखा ये क्रॉस कर रहा है अभी, तो ऊपर वाला एंगल भी बराबर हो गया, नहीं कि आर ए बी भी 52 डिग्री होगा। जब ये वाला 52 डिग्री हो गया, तब आपने देखा इन्होंने कहा है दिस वन और दिस वन, यानी कि आर ए क्यू और इक्वल टू बी ए सी, ये दोनों बराबर दे रखे थे। तो यहाँ पर आपने देखा ये अगर एम मान है तो ये भी एम मान हो जाएगा यहाँ पर,
तो क्या किया हमने स्ट्रेट लाइन एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वही लगा दिया। हमने कहा m प्लस एम ई 2m प्लस 52, ये 180 होने वाला है। तो यहाँ से m की वैल्यू हमने निकाली 64, यानी ये एंगल 64 आ गया। जब ये आपका BAC ये एंगल 64 जब आ गया तो हमने कहा भैया ये आपका ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आपका RAC प्लस BCA ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव एंगल बना रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इनका सम भी 180 हमने तो वहां से लगाया, जिससे हमें ये 52 प्लस 64 प्लस ये वाला x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 64 डिग्री आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन वैसे कोई हमें इसमें एफर्ट नहीं लगाना था इतना, केवल हमने यहाँ पर लिखा है पूरा, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है। जब आप इसको करोगे तो ये आप मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो इजीली, इसमें कुछ भी नहीं था और आप इसे बिना पेन का यूज करे भी निकाल सकते थे। 52 देन ये 52 और जब ये 52 तो ये दोनों आपके x आप मानते हो, तो यहाँ से 180 माइनस 52 और दोनों हाफ हाफ हो जाते, 64 ये आ जाता, और 64 जब ये आ जाता तो ये आपका 50 प्लस 60 110 और 118 ये आ जाता आपका, उससे आप सबसे करके ये निकाल लेते आप। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। क्या कह रहा है, तो 50th क्वेश्चन में ये कह रहा है, कोई एक ट्राइंगल आपका दे रखा था ABC, एक ट्राइंगल है, यहाँ पर कह रहा था DEF ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर। तो अगर हम कहें DEF जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये AB BC और CA के रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग है यहाँ पर। तो अब हमने देखा ये ट्राइंगल था, हमने ड्रॉ कर लिया इसको। बाकी हमको ये दे रखा था CE और EA 3 और रेशियो 5 है, तो CE और EA 3 रेशियो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया। BD और DC 5 रेशियो 7, तो BD और DC ये 5 रेशियो 7 थी। और हमको ये भी दे रखा है AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ दे रखी है। तो हमको AF और FB की लेंथ बतानी है, AF और FB की लेंथ हमको बतानी थी। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को भी यहाँ मान लीजिए इसको X मान लेते हैं, क्योंकि ये तो हमको रेशियो दे रखे हैं, ये हमको लेंथ निकालनी है इसकी, और ये ये कितनी आ जाएगी, टोटल 14 है, तो 14 माइनस x ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए। और अब अगर आपको बेस प्रोपोर्शनलिटी आपने थ्योरम पढ़ रखी थी इसकी, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, तो बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ये कहती है बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कोई भी आपकी ट्राइंगल की एक साइड है, ठीक है, उसके किसी पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से अगर मीट कर दें तो ये जो लाइन है वो जो जिस रेशियो में बढ़ेगी वो उसी रेशियो में बढ़ेगी, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स का रेशियो होगा। तो मतलब बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन के किसी पॉइंट को सामने वाले अपोजिट वर्टेक्स से मिला दे, तो वो जो लाइन होगी जिस रेशियो में डिवाइड होगी वो शेष रिमेनिंग जो लाइंस होंगी उन्हीं के रेशियो में डिवाइड होगी। आप देख लीजिए, आपको देख के समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं भी पढ़ी थ्योरम। तो अगर हम यहाँ पर कहें AC और यहाँ से कहें BC, समझिएगा इसको, AC और BC का रेशियो जो होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी रिमेनिंग साइड ये बची, जैसे ये साइड है, इसके इस पॉइंट को हमने अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया, तो AF AC के अलॉन्ग, देखिए ये AC साइड है तो इसके अलॉन्ग ये AF और ये BF, तो इनका रेशियो बराबर होता है। मतलब अगर AF और FB का रेशियो जो होगा वो वही रेशियो होगा जो AC और BC का रेशियो होगा। तो ये फिर बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी कहती है। तो AC और BC की अगर हम बात करें तो भाई AC कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 5 है, ये 3 है, तो 5 3 AC की वैल्यू टोटल 8 आ जाएगी, और BC की वैल्यू देख लीजिए 5 7 यहाँ पर 12 होने वाला है। और यहाँ पर AF की बात करें तो ये x है, और BF की बात करें तो भैया ये 14 माइनस x है। मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस, तो आपका 14 8 112 मतलब 112, और 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, और 12 इंटू एक्स 12x हो जाएगा। इसको उधर ले जाकर ऐड कर लीजिए तो ये 20x हो जाएगा, और ये आपका 112 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, पहले 2 से अगर कैंसिल आउट कर दे 5 और 6 12 और 0 से यहाँ से पॉइंट आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यानी कि अगर हम बात करें x क्या था आपका AF, तो AF हमसे पूछा गया था वो 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम बात करें BF तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है टोटल 14 माइनस x है, तो बता दीजिए 14 माइनस नीचे लिख लेते हैं, तो आप देखिए 14 माइनस 5.6 कितना हो जाएगा, ये 0.4, तो ये रह जाएगा 6 और कितना रह जाएगा ये आपका 6 और 4 आपका 10 हो जाएगा, और 4 8.4 ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाला BF कितनी हो जाएगी 8.4 हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा देख लीजिएगा क्या कह रहा है, तो 57 क्वेश्चन कह रहा है एक आपका रेक्टेंगल है जिसका आपका पैरामीटर दे रखा है हमको। तो हमको पैरामीटर कह रहा है भैया 96 मीटर है, 96
मीटर है। ठीक है, ये हमको पैरामीटर गिवन है, कह रहे हैं इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो द लेंथ इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ जो है वो इसकी 3 टाइम्स है, तो हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो बता दीजिए भैया एरिया क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहले तो हमको इसकी साइड चाहिए होंगी एरिया के लिए, तो साइड निकाल लीजिए। तो साइड क्या होता है, पैरामीटर हमको गिवन है, तो भाई पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये 3x है तो ये भी 3x रही होगी, और ये भाई साहब x है तो ये भी x रहे होंगे। 3 3 6x और 2x आपका 8x आपका हो जाएगा पैरामीटर, और ये हमको 96 गिवन है। आप बताइए इससे काटेंगे 1 जा 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3x यानी कि 12 3 36 मीटर हो जाएगी, और ब्रेथ की बात करें तो x है यानी 12 मीटर हो जाएगी। तो अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप 36 12 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जगह कितना था 72, और 7 कैरी, और 12 से 36, और ये आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, 437 कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, हाँ ये 432, हाँ 432 हुआ ना, 4 6 मतलब 12 6 72 की 2 है। ठीक, तो हमारा 432 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 53rd में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई एक छात्र ने 2 घंटे 40 मिनट बीजगणित और विश्लेषण के 30 प्रश्न हल किए। तो बीजगणित मतलब एलजेब्रा होता है, और प्लस विश्लेषण मतलब एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, तो एनालिसिस इसने टोटल कितने 30 क्वेश्चन कर लिए भैया। ठीक है, और इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, ऐसा इसने करा है 2 घंटे और 40 मिनट लेकर। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट लेकर करा है। कह रहा है कि 5 मिनट एक क्वेश्चन को एलजेब्रा में लगते हैं, और एक क्वेश्चन अगर एनालिसिस का करता है तो एक क्वेश्चन करने में 6 मिनट लगते हैं। ठीक है, यहाँ से 5 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लगते हैं एलजेब्रा के, और 6 मिनट इससे लगते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे कि किस विषय के कितने प्रश्न हल किए, यानी कि एलजेब्रा कितने हल किए और एनालिसिस के कितने हल किए। तो आप जरा पहले हम इसको सिंपल मेथड से समझ लेते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये अगर एक्स करें तो टोटल 30 करें, ये 30 माइनस एक्स करे होंगे। ठीक है, 30 माइनस एक्स क्वेश्चन करे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर एक क्वेश्चन को 5 मिनट लग रहे हैं तो एक्स क्वेश्चन को कितने लगेंगे, आप कहेंगे 5x मिनट लग जाएंगे। प्लस यहाँ से एक क्वेश्चन को 6 मिनट, तो 30 माइनस एक्स क्वेश्चन को 6 इंटू 30 माइनस एक्स मिनट लग जाएंगे। ठीक है, ये लग जाएंगे। और टोटल टाइम कितना लग रहा है ये, अच्छा ये टाइम मिनट में आ रहा है तो इसको मिनट में कर लीजिए। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 120 मिनट और 40 मिनट 160 मिनट। ठीक है, तो टोटल 160 मिनट का टाइम लग रहा है, तो ये इक्वल टू 160 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 5x प्लस 6 33 18 और माइनस 6x इक्वल टू 160। ठीक है, देखिए 5x में से आप 6x सब सेकेंड माइनस का x को उधर भेज दो, इस 160 को इधर ले आओ, 180 माइनस 160 20 हो जाएगा, 180 माइनस केवल 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो भाई x की वैल्यू 20 हो गई, तो मतलब इसने एलजेब्रा के कितने कर लिए, तो ये तो कर लिए आपने आपके इसने 20 क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन कितने कर लिए होंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे 20, और ये जो क्वेश्चन हो गए एनालिसिस के तो ये कितने हो जाएंगे आपके 30 माइनस 20, तो ये 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 30 क्वेश्चन हो रहा है, तो ये 10 और ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसे एक और तरह से समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए एक एलजेब्रा है आपका और एक है एनालिसिस। ठीक है ना, एनालिसिस। अब एलजेब्रा है और एनालिसिस टोटल कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कहोगे भैया 30 क्वेश्चन इसने कर दिए टोटल, और कितने मिनट में टाइप किया, आप मिनट वाला ले लीजिए 160 मिनट। ठीक है ना, 160 मिनट में। अब इसके बाद हम कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन ये क्या कह रहा था, तो कंडीशन कह रहा था भैया एलजेब्रा का एक क्वेश्चन करने में कितने 5 मिनट लगते हैं, और एनालिसिस का एक क्वेश्चन करने में लगते हैं 60 मिनट। जरा इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा, 5 मिनट 60 मिनट। हम ऐसा करते हैं, हम इसको ये मान लेते हैं इसको भी 5 मिनट लग रहे थे, और ये वाला जो है अगर एनालिसिस करने में भी से 5 मिनट ही लगे होते, लगे नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा थोड़ी देर के लिए। हमने कहा अगर ऐसा करने में से भी 5 मिनट लग रहे होते एक क्वेश्चन करने में, तो सारे क्वेश्चन 5 मिनट में कर रहे होते, तो बताइए 30 क्वेश्चन कितने मिनट में हो जाते। भाई हर क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग रहे, तो 30 क्वेश्चन को 30 इंटू 5 आप कहेंगे 150 मिनट लगते, इसे लगते नहीं लगते। ठीक है, अब देखिए 150 मिनट लगते। अगर ऐसा होता इनकेस, क्या होता इनकेस ये होता कि हर क्वेश्चन करने में 5 ही मिनट लग रहे होते, तो इसे 160 मिनट लग जाते। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसे टोटल 160 मिनट लग रहे थे, लेकिन हमें लगने कितने चाहिए थे, 150 मिनट लगने चाहिए थे। नहीं, कितने मिनट ज्यादा लग रहे हैं, आप कहोगे भाई 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, 150 से 160 10 बढ़ाए तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। 10 मिनट ज्यादा क्यों लग रहे हैं, तो आप ये सोचो 10 मिनट, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 मिनट एनालिसिस का टाइम माना है ना, लेकिन एनालिसिस का टाइम क्या 5 था, नहीं, आप कहेंगे ये तो 1 मिनट ज्यादा लग रहा था,
1 मिनट ज्यादा लगाने के लिए आपने कहा 1 मिनट ज्यादा लग रहा था, 6 मिनट लग रहे थे। जैसे हमने 5 मिनट माना है, इसलिए हमारा 150 मिनट आया है। अब 160 मिनट एक्चुअल टाइम क्यों आया है? क्योंकि 5 है, एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 10 मिनट ज्यादा लगाने के लिए 10 क्वेश्चन इसने कर दिए होंगे क्या एनालिसिस के, तो 10 क्वेश्चन इसने एनालिसिस के करे होंगे। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं कि 10 क्वेश्चन इसने करे होंगे, तभी तो 10 मिनट ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास। 10 मिनट ज्यादा क्यों आ रहा है टाइम? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 150 मिनट लगने चाहिए, लेकिन लगा 160 मिनट नहीं, 10 मिनट ज्यादा लगे। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट अगर ज्यादा है तो 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट ज्यादा हो गए। तो यहाँ से 10 मिनट ज्यादा है, तो इसने 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर दिए होंगे एनालिसिस के, इसलिए 10 मिनट ज्यादा टाइम आ रहा है। तो अगर 10 क्वेश्चन एनालिसिस के करे होंगे तो बताइए बाकी टोटल 30 क्वेश्चन थे, तो ये अलजेब्रा कितने करे होंगे? अलजेब्रा के इसने 20 क्वेश्चन करे होंगे, नहीं करे होंगे? तो ये मेथड जरा दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एक इन्हें कहा था एक अलजेब्रा है, एनालिसिस टोटल 30 क्वेश्चन करें। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहे हैं, एनालिसिस का एक क्वेश्चन करने में 6 मिनट लग रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा ये भी 5 मिनट में कर रहे हैं, हमने मान ली ये भी 5 मिनट में अगर करता तो कितने टाइम लगता? तो आपने कहा 30 × 5 150 मिनट लगते, लेकिन लगे कितने? 160 मिनट लगे, यानी 10 मिनट ज्यादा लगे। माइंड करिए 10 मिनट ज्यादा लगे, एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट ज्यादा लगना था, ठीक है, और लगे कितने ज्यादा? 10 मिनट। तो यानी कि एनालिसिस में ही तो ज्यादा लग रहा है टाइम, तो एनालिसिस के वजह से ही वो 10 मिनट बढ़े। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए बढ़ा, तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन बढ़ गए ना इसके, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे इसने 10 क्वेश्चन करेंगे तभी तो 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, तो इसके 10 क्वेश्चन अगर ये इसने करे और टोटल 30 करें तो 20 क्वेश्चन इसके करे होंगे। तो 10 क्वेश्चन एनालिसिस के करे, 20 क्वेश्चन अलजेब्रा के करे। आप देख रहे हैं इस मेथड से हम, ये जो हमने मेथड एक्स वाला लगाया है, इससे हम बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। देखिए अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन करे थे, यहाँ से भी आप देखेंगे अलजेब्रा के 20 क्वेश्चन आ गए, एनालिसिस के 10 क्वेश्चन और एनालिसिस के 10 क्वेश्चन आ गए। टोटल 20 और 10 30 और 20 और 10 30, ठीक है। तो आप चाहें तो ये मेथड भी लगा सकते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपको ये जल्दी समझ में आ जाता है तो। वैसे इस मेथड से हम थोड़ा टाइम जल्दी बचा सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि हमसे द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ, हमको डिवाइजर निकालने हैं, ठीक है। टोटल डिवाइजर कितने होंगे? पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है, किसके? 8, 81 और 125, 8, 81 एंड 125, ठीक है। टोटल पॉजिटिव डिवाइजर निकालने हैं आपको। कैसे निकाल लेते हैं इसके? देखिए इस सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको तो आपको पता ही 2 की पावर 3 होता है ये, और इसका अगर हम देखें 81 का 3 3 9, 9 3 27, 27 3 1, मतलब 81 होता है, तो 3 3 9, 9 3 27 और 29 3 की पावर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। इसकी बात करें 5 की पावर 3 होता है, आपको पता ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले, फिर हम क्या करते हैं, टोटल जो डिवाइजर होते हैं ना भाई, तो वो हम क्या करते हैं, ये जो पावर होती है ना उसमें +1 करते हैं, और यहाँ पर 4 + 1 और यहाँ की पावर है 3, तो इसकी +1 करते हैं और इन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, अगर a की पावर ये m की पावर n और m की पावर n की पावर k, मतलब पावर m n k कुछ भी हो, तो उन पावर में क्या करते हैं, +1 करते हैं, तो हम पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमें टोटल डिवाइजर या टोटल हमको इसके फैक्टर्स भी चाहिए होते हैं, डिवाइजर और फैक्टर एक ही बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो पावर्स है उसमें +1 करके इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 + 1 4 × 5 × 4, 4 4 जा 16, 5 जा 80, ठीक है। तो हमारे टोटल इसके डिवाइजर हो जाएंगे भाई 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका जो 56 क्वेश्चन है, तो हमको क्या दे रखा है, कह रहे 3 की पावर 100, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो भाई क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद फाइंड करके देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है आपका, फिर आप इसमें देखना तो यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो आपको करना क्या होता है, ये जो पावर है, ठीक है, पावर को आपको ध्यान देना होता है। बहुत ज्यादा पावर बढ़ी उसे 4 से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपको, भाई 25 पूरा डिवाइड हो रहा है। आपको रिमाइंडर देखना होता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका 1 बचा तो 3 की पावर 1 मान लो आप उसे, रिमाइंडर 2 बचा तो 3 की पावर 2 में कितना आएगा, 9 आएगा, तो 9 यूनिट डिजिट का। रिमाइंडर 3 बचा तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 में 7 लास्ट डिजिट है, तो 7 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर पावर 0 बच जाती है इनकेस, मतलब रिमाइंडर सॉरी, अगर हम इस पावर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो आप क्या कहोगे, तो इसे 4 मानते हैं हम, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो 4 ही मानते हैं इसे। तो 3 की पावर 4 आपका 81 होता है, अभी भी ये देखा, तो 3 की पावर 81 होता है, यानी कि 81 में आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे 7 क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन इसको टाइमली कैसे सॉल्व करें वो देखिएगा यहाँ पर। तो 35 है, ये 35 ऐसे लिखा रहती है, 5 और ये 9 है, 5 9 जा 45 हो जाएगा ये आपका।
और डिवाइड बाय 8 आपको पता ही है, वर्ड मास से हम डिवाइड पहले लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं पूरी एक लाइन ये। और 3 2 जा 6 2 और ये 8/3 हो जाएगा, माइनस 3 4 जा 12/13/4 हो जाएगा। और इनटू में आपका ये इसे डिवाइड को इनटू में करते हैं रिवर्स हो जाता है ये, और इसे भी इनटू में कर लीजिए 1/7 लिख लीजिए। आप इसे देखिएगा थोड़ा सा, इसे कैसे करें, ये 45 डिवाइड बाई 8 होगा। 8 हम एलसीएम ले लेते हैं पूरे ऊपर से, ठीक है। तो जब 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए 8 एलसीएम लेंगे तो ये 35 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये 8 एलसीएम लेंगे प्लस का, ये तो 45 ही रहने वाला है, प्लस यहाँ से जब आप 8 एलसीएम लेंगे तो ये 8 4 जा 32 हो जाएगा ऊपर, और नीचे जो 8 आएगा वो यहाँ पर आ जाता है, तो इसे डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं नीचे 8। और यहाँ से देखेंगे आप तो यहाँ से क्या 4 3 जा 12 मान लीजिए एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से 3 4 जा 12, 4 8 जा माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस 4 2 3 जा 12, तो 3 और 13 की मल्टीप्लाई 39 ये हो जाएगा 39, और इंटू ये 1/2 आ जाएगा। जरा देखिएगा क्या करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया हमारा, और इंटू में आपका बाहर ये चल ही रहा है इंटू 1/6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम इस 8 से ये 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 यहाँ से कर देते हैं आपका, और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये 2 है और ये नीचे से बचा 3 3 2 जा 6, ये 6 आपका इधर इंटू में भेज देते हैं, ठीक है। तो जब 6 ऊपर इंटू में चला जाएगा, ये यहाँ से 3 ये हट जाएगा, और ऊपर हमने भेज दिया 6 से, ये भी 6 कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब नीचे ऊपर देखिए क्या बचा, ये 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, ये आपका 280 ये बच जाएगा यहाँ से, प्लस 45 और प्लस का यहाँ से 32 ये बच गया, और नीचे से क्या बच जाएगा, तो अब 39 में से जब 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7, और ये 7 2 जा कितना हो जाएगा भैया, ये 14 हो जाएगा आपका। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये 30 प्लस का ही बचा, हाँ प्लस का ही बचा। अब यहाँ से देख लीजिए 280, ये 3 आपका 20 और 3 25 और 325 ये बच गया, और 30 ये 350 357 ये बच जाएगा आपका, ठीक है। ऊपर से 357 ऐड करके आ जाएगा, और नीचे आपका 14 आ जाएगा। इससे जब आप डिवाइड करेंगे 14 2 जा 28 हो जाएगा ये, और 35 ये 7 बचा, ये 14 5 जा 70 हो गया, और फिर 7 बचा 5 जा 70, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25.5 इसका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर है इसका, ऑप्शन देख लें तो यहाँ पर, अच्छा इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है वो 4 3 2 और 5 दे रखा है। इसमें ऑप्शन जो है आपका, इसमें सॉल्यूशन में भी स्टार बना हुआ है, इसका आंसर 25.5 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 25.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन हम इजी वे में करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए छोटा सा, ये कह रहा है 275 मीटर 175 मीटर की दो ट्रेनें हैं, समान दिशा में चल रही है। 275 मीटर की है और एक है 175 मीटर की, ठीक है। दो ट्रेनें हैं समान यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और कह रहा है कि एक जो हल्के चाल चलने वाली है ट्रेन, वो तेज चलने वाली ट्रेन को 54 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, क्रॉस कर लेती है, एक ही बात है। कह रहा है यदि धीमे चलने वाली रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर आवर हो, तो जो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, एसएस बोल देते हैं, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर है, तो हमको स्पीड ऑफ एसएफ निकालनी, फास्टर ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, आपको पता है क्या होता है स्पीड, आप ये बात पहले तो देखिए कि अगर सेम डायरेक्शन है, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में भैया चल रही हैं, तो स्पीड क्या होगा, या स्पीड होगी, आप अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों तो स्पीड सबट्रैक्ट होगी, ठीक है, सबट्रैक्ट होगी। इसे हम लिख देते हैं S1 माइनस S2। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड आपकी ऐड हो जाएंगी, S1 प्लस S2 होती है, ठीक है। तो अब दूसरी बात क्या करना है हमें, आपको पता है इस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देते हैं। टाइम, आप देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो टोटल अगर हम डिस्टेंस देखें यहाँ से, टोटल डिस्टेंस तो वो हो जाएगी आपकी 275 प्लस 175, आप देखें 200 300 400, ये कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 450 मीटर हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। और अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड हमें इसकी 40 है, इसकी हम x मान लेते हैं, स्पीड मान लीजिए, और टाइम हमको दे रखा है 54 सेकंड में क्रॉस कर लेते हैं। आप देखिए 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन सारी डिस्टेंस को मीटर और सेकंड दे रखे, तो इसको हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा टाइम कितना लग रहा है 54 सेकंड लग रहा है, और इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है भैया 450 है, अपॉन स्पीड सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी सबट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में तो कितनी हो गई, एक की 40 थी और दूसरे की माइनस, ये आपकी फास्ट ट्रेन की आपने मानी हुई है
x, ठीक है, तो x माइनस 40 हो जाएगी, तो ये x माइनस 40 हो जाएगी। एक मिनट, 40 इंटू 5/18 भी कर दीजिए, ठीक है, 5/18। तो अब 18 ये 2 से काट लीजिए, 220। अब यहाँ से कर लीजिए, तो 54 इक्वल टू 450, तो ये हो गया, इंटू 9 को ऊपर भेज दीजिए और एलसीएम ले लीजिए नीचे। जब एलसीएम लेंगे तो 9x ये हो जाएगा, माइनस 25 100, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा 9 से ही काट लीजिए, 6 ठीक है, और यहाँ से कितने 3 2 6 हो जाएगी ये, और 3 1 3 3 5 15 150 ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 18x माइनस 200 ये हो जाएगा, और ये इक्वल टू 150 हो जाएगा भैया। और ये 18x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 और 200 जुड़ जाएगा ये इधर आकर, तो ये 350 हो जाएगा। तो x की वैल्यू देख लीजिए, 350/18 आ जाएगा। अच्छा, ये 350/18 तो आ गया, लेकिन ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा। आंसर हमको इसमें मे भी किलोमीटर में हमको दे रखा है, ठीक है ना, आंसर में सारे किलोमीटर में दे रखे हैं, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 18 से 18 कट जाएगा, 5 7 55 और 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 70 आ जाएगी, और ये किलोमीटर पर आवर में आया आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका x की वैल्यू, जो कि ए ऑप्शन दे रखा है आपका।